नाज़रीन, ब्रिक्स का गैर मामूली इजलास जो है वो शुरू हो चुका है और इसमें बड़े हिस्टोरिक फैसले होने जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी नेशंस ब्रिक्स के अंदर शामिल होने जा रही हैं जो पूरी तरह से जो ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर है उसको बदलने जा रहा है और जो वेस्टर्न लेड जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको चैलेंज करने जा रहा है। बड़े ही हिस्टोरिक हम दिन देख रहे हैं और उसमें ब्रिक्स का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। इस सेंचुरी का सबसे बड़ा फिनोमेना चाइना का राइज करना है और फिर चाइना की छतरी तले ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ ये सारे ममालिक जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं और ये तमाम चीजों को इंपैक्ट करने जा रहा है। कौन कौन से मुल्क जो है वो ब्रिक्स में शामिल होने जा रहे हैं और इससे किस तरह से ताकत का तवाज़ुन बदलने जा रहा है। प्यूटन ने इंडोर्स कर दिया है कि डॉलर से हटकर जो है वो हम ट्रेड करेंगे, मतलब बिल्कुल प्रैक्टिकल इकदाम जो है वो उठाए जा रहे हैं। इस पर हम तफसीली बात करेंगे क्योंकि ये फलस्तीन के रिलेटेड भी है, ये ईरान से मुतालिक भी है, ये एक एक चीज से मुतालिक है, ये एक एक फर्द की जिंदगी से मुतालिक है। अच्छा, दूसरी तरफ बात यह है कि इजरायली फौजियों के हवाले से ये खबरें सामने आ रही हैं कि इजरायली फौजियों ने अपनी जानें खुद ली हैं। नए वाकयात रिपोर्ट हुए हैं और इजराइल के अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, डिवीजन्स और मोराल वो तेजी के साथ गिर रहा है और उनको यह अंदाजा हो रहा है। अब देखें, थाउजेंड्स की तादाद में वो माइग्रेट कर रहे हैं और साइप्रस जा रहे हैं और ईरान जा रहे हैं। अब इजरायली फौजियों ने खुद अपनी जानें ली हैं। नए वाकयात रिपोर्ट हुए और नेतन्याहू और आर्मी चीफ के दरमियान जो फड्डा है वो बहुत बढ़ गया है। आर्मी ने नेतन्याहू से पूछे बगैर जो 50,000 हरीदी हैं उनको कॉल कर लिया है कि वो आए और फौज में भर्ती हो और हरीदी फौज में भर्ती नहीं हो सकते और वो नेतन्याहू की गवर्नमेंट किसी भी वक्त गिरा सकते हैं। इससे पहले भी जो ईरान जंग से पहले जो मामला चला था वो इसी वजह से था और आखिरी वक्त में जो हरीदी पार्टी है वो विड्रॉ कर गई थी और उसने नेतन्याहू की गवर्नमेंट को बचा लिया था इस प्रॉमिस पर कि ये लॉ आगे नहीं बढ़ेगा। अब आर्मी ने हरीदी को बुला लिया है और हरीदी को क्यों बुलाया है? क्योंकि फौज में कमी है और सवाल यह कि फौज में क्यों कमी है? तो वो जो गजा में जो जंग लड़ी गई है, जो इनकी वहां पर बहुत बड़ी तादाद में कैजुअलिटीज हुई हैं, जो हिजबुल्लाह के साथ जंग लड़ी गई है, तो उस वजह से इनकी फौज कम पड़ गई है और तितर बितर हो गई है और अब ये इतने बड़े नंबर्स में हरीदी को भर्ती कर रहे हैं। इसी दरमियान ईरान ने इनके जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी बिल्डिंग्स को किस तरह से हिट किया है, आज नई रिपोर्ट सामने आई है और फ्रांस और ईरान के दरमियान राब्ता हुआ है। ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, ब्रिक्स से अगर हम आगाज करें तो ब्रिक्स का जो इजलास है वो शुरू हो चुका है और उसमें बताया जा रहा है कि नई मेंबरशिप होने जा रही है। अच्छा, और उसके इफ्तिताई इजलास से प्यूटन का जो वीडियो मैसेज है वो वहां पर चला गया है और प्यूटन जो है वो शिरकत नहीं कर रहे। ब्राजील के अंदर ये हो रही है लेकिन बहुत सारे सरबराहान जो वो शिरकत कर रहे हैं, लेकिन प्यूटन और प्रेसिडेंट शी वो शरीक नहीं हो रहे, बल्कि दोनों मुल्कों के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो शरीक हो रहे हैं और उन्होंने इस बात को बड़ा खुलकर इंडोर्स कर दिया है कि डॉलर से हटकर हम ट्रेड करेंगे। देखें, जो अमेरिकी ऑर्डर है, अमेरिकी एम्पायर है, उसकी आखिरी चीज क्या है? देखें, सैंक्शंस फेल हो गई, मिलिटरीली यूक्रेन में वो हार चुके हैं, ईरान के खिलाफ वो हारे हैं, ठीक है ना। मिलिटरीली उनको कन्फ्रंट किया जा सकता है तो उनका डॉलर जो है वो उनके एम्पायर की सबसे बड़ी अलामत है। तो डॉलर अगर उसको रिप्लेस कर लिया जाता है तो फिर अमेरिकन एम्पायर जब रिप्लेस हो जाएगा, ये सेंचुरी का सबसे बड़ा वाकया होगा। तो प्यूटन ने ऑफिशियली इस बात को इंडोर्स किया है कि हम डॉलर से हटकर ट्रेड करेंगे। अच्छा, मैं आपको बताऊं नाज़रीन कि ये जो हम वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते रहते हैं ना, वर्ल्ड ऑर्डर जो है ना वो बेसिकली हर एक चीज को इंपैक्ट करता है, वो एक एक फर्द की जिंदगी को इंपैक्ट करता है। क्योंकि जब आप वर्ल्ड ऑर्डर बदलेंगे तो जैसे आप वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर बदलेंगे तो आप देखिए हमारे जो सारे तनाज़ात हैं, ये जो सारी जंगें हैं, ये कौन सी जंगें हैं? साउथ एशिया में बॉर्डर इश्यूज देख लें, फलस्तीन का मसला देख लें, ऑयल के सारे मसले देख लें, अफ्रीका में देख रहे हैं। तो ये सारे नक्शे किसने बनाए हैं? ये वेस्टर्न लेड वर्ल्ड ऑर्डर ने बनाए हैं। तो ये एक एक फर्द का मामला है, ये एक एक मुल्क का मामला है। अगर वर्ल्ड ऑर्डर बदलेगा तो इकोनॉमीज बदलेंगी, आजादी होगी, बहुत कुछ दुनिया में बदलेगा। और मैं आपको बताऊं कि पिछले 500 साल अगर हम उठाकर देखते हैं तो वेस्ट ने जो इमर्ज किया है और दुनिया को कॉलोनाइज किया है, तो पिछले 500 साल इंसानियत ने बड़ी मुश्किल के अंदर गुजारे। अगर आप इस चीज को नोट करें, यह ऑर्डर सिर्फ पिछली आलमी जंग का नहीं है। देखें, ये तो 400 साल से आप कह लें कि ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड जो उसने कॉलोनीज बनाई हैं अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में, साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, ईस्ट एशिया में, ये तो इंसानियत उनको भुगत रही है। ये असल में वो 400 साल का जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसका ये इख्तिताम होने जा रहा है। मशरिक जो है वो उसको अब टक्कर देने जा रहा है। चाइना खुद कॉलोनाइज हुआ है ना। इस वक्त जो ग्लोबल साउथ जिसको हम कहते हैं, जो इस्तेलाह इस्तेमाल हो रही है, वो ग्लोबल साउथ का सरबराह कौन है? चाइना है और चाइना खुद कॉलोनी रहा है बरतानिया की। तो असल में ये बात यह है कि जो कई 100 सालों से जो दुनिया गुलामी के अंदर है उसका अब इख्तिताम जो है वो होने जा रहा है। इसलिए ये कोई मामूली वाकया नहीं है जो हम देख रहे हैं। और फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है ये भी वेस्टर्न लेड वर्ल्ड ऑर्डर की वजह से
और ईरान के ऊपर आज वो हमला करें और उनके डबल स्टैंडर्ड्स देखें। तो इसलिए ये इन कौमों के लिए नागुज़ीर हो चुका है कि वो नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़े। तो बड़ी गैर मामूली चीजें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। ब्रिक्स समिट किक्स ऑफ इन रियो विद एक्सपेंडेड मेंबरशिप एंड ग्लोबल गोल्स। दिस ईयर समिट फोकस करेगा इनहेंसिंग द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ इन इंटरनेशनल ऑर्डर। ग्लोबल साउथ जो है वो इमर्ज करके सामने आएगा, मजीद मजबूत होगा और मेंबरशिप जो है वो इंक्रीज की जाएगी। और आपको अंदाजा है कि किसकी मेंबरशिप के बारे में बात हो रही है। एक तो मलेशिया है, थाईलैंड है, ठीक है, और उसके साथ तुर्की और अजरबैजान, ये ब्रिक्स के अंदर शामिल हो सकते हैं। अब आप देखेंगे अजरबैजान में फिर वो प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। अब नोट करें, यानी मलेशिया और थाईलैंड को उन्होंने एनवीडिया की जो चिप्स हैं वो रिस्ट्रिक्ट करने का ऐलान किया है। और अजरबैजान और रशिया के अच्छे ताल्लुकात थे, अचानक से खराबी आ गई। किसने खराबी पैदा की? और चूंकि अजरबैजान ब्रिक्स में शामिल होने जा रहा था, ठीक है, तो यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अजरबैजान और टर्की जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, खासकर टर्की। और टर्की पहला मुल्क होगा जो नेटो का मेंबर भी है और इधर शामिल होगा। और इसीलिए अब अमेरिका के लिए बड़ा नागुज़ीर हो गया है कि वो टर्की को F-35 दे, क्योंकि टर्की फिर दूसरे कैंप में जा रहा है। तो इसलिए मिडिल ईस्ट में जो उनके ये इजराइल के इल्यूजन्स है ना कि बस हम ही है जो मने करेंगे, ऐसा चल नहीं सकता है। इस वक्त मिडिल ईस्ट जो है वो उसके पास दूसरा ऑप्शन आ गया है। इस दुनिया में सबसे बड़ी तब्दीली ही यह है कि दूसरा ऑप्शन दुनिया के पास आ गया है टेक्नोलॉजी के हवाले से। अब आप जरा अंदाजा करें, अभी चीन से खबर यह है कि चीन ने डायबिटीज का इलाज तलाश कर लिया है। पहली वमन जो है वो उन्होंने रिकवर की है। अब ये कितनी बड़ी बात है। देखिए, सारी दवाइयां तो वेस्ट से बनती हैं, तो अब वो दवाइयां हो, अब वो टेक्नोलॉजी हो, अब वो एक एक चीज जो है वो चाइना उसको बना रहा है। इनोवेशंस के हब वो बन चुके हैं। तो ये यानी कि इमरजेंस हो रही है। और उन्होंने कहा कि हम स्ट्रेंथन करेंगे ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन को, मोर इंक्लूसिव होगा, सस्टेनेबल होगा, और हाई लेवल मीटिंग जो है वो हो रही है, और ग्रेटर रोल इन रीशेपिंग ग्लोबल गवर्नेंस। और प्यूटन की स्टेटमेंट देखिए, जो वीडियो बयान चलाया गया, इट इज इंपॉर्टेंट टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन इन द ब्रिक्स ग्रुप एंड यूज नेशनल करेंसीज। ये बहुत बड़ा ऐलान है, ये तारीखी ऐलान है। देखें, आगे चलकर दुनिया ये भी हो सकती है कि ब्रिक्स आपस में ट्रेड कर रहा हो, यानी जैसे टैरिफ वॉर ये सारा चल रहा है, तो ये आपस में टेक्नोलॉजी यानी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो, वेस्ट के ऊपर वो डिपेंडेंट ही ना हो। तो वो कह रहे हैं कि ब्रिक्स के जो ममालिक हैं वो अपनी अपनी करेंसीज में ट्रेड करेंगे, नेशनल करेंसीज में ट्रेड करेंगे। ब्रिक्स इसके ऊपर भी काम कर रहा है कि एक अलग से करेंसी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जाए, जैसे डॉलर है ना, तो इसी तरह की करेंसी वो लेकर आए। लेकिन जाहिर है कि उसके लिए कुछ स्टेप्स होंगे ना, वो इतना आसान प्रोसेस तो नहीं है। तो उसके लिए पहला स्टेप जो बहुत तारीखी स्टेप है कि अपनी करेंसी के अंदर ट्रेड की जाएगी। ये प्यूटन ने आज इस बात को एंडोर्स किया है। मैं आपके सामने कुछ बड़ी गैर मामूली बातें प्यूटन की कुछ महीने, एक दो माह कबल ये बातें उन्होंने की थी, और उन्होंने नई दुनिया का जो नक्शा खींचा था वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। यानी हम ये बात कर रहे हैं कि वो नई करेंसी लेकर आने जा रहे हैं। इससे पहले वो कह रहे हैं कि हम नेशनल करेंसीज के अंदर ट्रेड करेंगे। वो सोचकर बैठे हुए ईरान, नॉर्थ कोरिया, वेनेजुएला, ब्राजील, चाइना, रशिया, ग्लोबल साउथ के दीगर मालिक, ये एक प्लान तैयार करके बैठे हुए हैं कि हमारी मंजिल क्या है, उसके लिए ये स्टेप्स उठा रहे हैं। और मैं बता दूं कि वो सब कुछ बदलने जा रहा है। यानी ईस्ट जो है वो कई 100 साल के बाद आजाद होने जा रहा है, दुनिया को निजात मिलने जा रही है वेस्टर्न कॉलोनियल ऑर्डर से। प्यूटन ने जो बातें की हैं, एक एक बात मानी रखती है, एक एक बात बहुत अहमियत रखती है इस दुनिया को और मुस्तकबिल को समझने के लिए। कुछ अल्फाज में प्यूटन के आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये 1-1.5 माह कबल उन्होंने ये बात की थी। उन्होंने कहा कि रशिया और चाइना जो हैं, हम कोई वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट फॉर्मलाइजिंग इट, इट्स इमर्जिंग नेचुरली। ये एक नेचुरल फिनोमेना है। और जैसे आता है ना कि हम कौमों में इक्तदार बदलते रहते हैं, तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है। हम तो सिर्फ उसको फॉर्मलाइज कर रहे हैं, यानी हम तो उसको उसके दायरा कार तय कर रहे हैं, उसको फॉर्मलाइज कर रहे हैं, उसको एक शेप दे रहे हैं। बड़े सादा अल्फाज में बड़ी उन्होंने गैर मामूली बातें की हैं। इट्स लाइक अ सनराइज, यू कैन नॉट स्टॉप इट। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का आना ऐसे ही है कि जैसे सूरज तुलू हो रहा है और तुम इसको रोक नहीं सकते हो। वी आर क्लियरिंग द वे फॉर इट, हम तो इसके लिए रास्ता बना रहे हैं। यानी एक नेचुरल प्रोसेस हो रहा है, ठीक है ना, और हम सिर्फ उसके लिए रास्ता क्लियर कर रहे हैं। सो द प्रोसेस अनफोल्ड्स। जैसे कोई साइंसी फिनोमेना होता है, जैसे कोई कुदरती फिनोमेना होता है, तो उसके लिए एक बाकायदा माहौल चाहिए होता है ना। जैसे साइंसी फिनोमेना है, उसके लिए आपको टेम्परेचर ऐसा चाहिए, ये मटेरियल चाहिए। तो कितनी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की कि हम सिर्फ वो प्रोसेस जो नेचुरली हो रहा है उसके लिए रास्ता साफ कर रहे हैं, उसको फॉर्मलाइज कर रहे हैं, ठीक है, ताकि वो अनफोल्ड हो सके वो प्रोसेस इन मोर बैलेंस्ड वे।
एंड सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज। अब इसमें उनका कहने का मतलब यह है कि यह अच्छे अंदाज में यह प्रोसेस हो सके, ऐसा ना हो कि फिर कोई एक और यूनिपोलर वर्ल्ड जो है वो तश्कील पा जाए या जंगों का एक नया दौर जो है वो शुरू हो जाए और कोई और इसी तरह का हुक्मरान दुनिया पर बन जाए। हम वो दुनिया चाहते हैं जो लार्ज लेवल के पर कंट्रीज के इंटरेस्ट को सर्व करे। वी होप नेशंस विल अंडरस्टैंड इट इवेंचुअली। हम उम्मीद करते हैं कि आखिरकार अकवाम जो है वो इस बात को हमारी समझेंगी। वी वांट अप्रोच टू फाइंडिंग सॉल्यूशंस रादर देन प्रेशर। हम वो अप्रोच चाहते हैं कि जिसमें प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हल किए जाएं बजाय इसके कि प्रेशराइज किया जाए। यानी अमेरिका और वेस्ट क्या करते हैं, प्रेशर डालते हैं, ह्यूमिलिएट करते हैं। एज कॉलोनियल वर्ल्ड ऑर्डर द ह्यूमैनिटी हैज लिव्ड अंडर मैनी सेंचुरीज। मैंने कहा कि यह सिर्फ मसला वर्ल्ड वॉर का नहीं है, यह मसला है 400 साल का, 500 साल का, जब से वेस्ट ने कॉलोनीज बनाना शुरू की हैं। ये हम तब से दुनिया जो है वो गुलामी के अंदर है। तो प्यूटन ने वो बात की है कि कई सेंचुरी से, मैनी सेंचुरी से ह्यूमैनिटी जो है वो वेस्टर्न कॉलोनियल ऑर्डर के अंदर जी रही है, हम उसको निकाल रहे हैं। ठीक है ना। और प्रोसेस उन्होंने बताया कि ये कैसे हो रहा है और ये होकर रहेगा। ये चढ़ता हुआ सूरज है जिसको कोई रोक नहीं सकता। फिर आगे उनकी हेडलाइन देखिए, प्यूटन डिक्लेयर्स अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इज इमर्जिंग। फिर वो कहते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर दैट ही सेज इज इवॉल्विंग अवे फ्रॉम द वेस्टर्न डोमिनेंस। हम वेस्टर्न गलबे से हटकर एक वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज कर रहा है। एंड वी आर गोइंग टुवर्ड अ मल्टीपोलर एंड डाइवर्स सिस्टम। और उन्होंने कहा कि इसमें खतरा एक और है, क्योंकि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो आसानी से ये होने नहीं देगी। ठीक है ना। वो इसमें अपनी हेजमनी, अपनी ये हुक्मरानी कायम रखने की कोशिश करेगी और इससे जो एस्केलेट कर सकते हैं बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, खासकर जो न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट है। अब आप देखेंगे उनकी कुछ हफ्ते पहले की बात है और हमने ईरान जंग में देखा है कि हम न्यूक्लियर जंग के कितने करीब थे। तो ये प्यूटन इस बात को प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो एस्केलेट कर सकते हैं और बहुत सारे जो अनचेक्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं कुड लीड टू म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन। अब ये जैसे इजराइल है वो जिस पर चाहता है वो हमला कर देता है, तो इस तरह के अनचेक्ड जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन जब लेकर आ सकते हैं। तो ये तफसीली बात आपके सामने रखने का मकसद ये है कि ग्राउंड पर जो भी हो रहा है, कहीं जंगें होंगी, कहीं हुकूमतें गिरेंगी, कहीं पर कुछ होगा, और उस सब के पीछे क्या हो रहा है, असल लड़ाई किस चीज की है, जो आपको फलस्तीन में नजर आएगी, जो आपको ईरान में नजर आएगी, जो आपको अफ्रीका में नजर आएगी। ठीक है ना। वो अभी आप कॉन्गो में उनकी नजर है कि $24 ट्रिलियन वहां पर है। वो यूक्रेन में आपको नजर आएगी। अब वो 5 अफ्रीकन लीडर्स को बुला रहे हैं, अचानक से उनको अफ्रीका का ख्याल आ गया है। तो ये वर्ल्ड ऑर्डर की लड़ाई है और ये कई 100 साल की लड़ाई है। ये कौमें जो है मशरक की खास तौर पर और अफ्रीका की और लातीनी अमेरिका की, ये गुलामी में जी रही हैं। इनकी आज़ाद फॉरेन पॉलिसी नहीं है, ये आज़ादी के साथ अपने फैसले नहीं कर सकते, इनकी इकॉनमी ग्रो नहीं कर सकती। तो उसके लिए यही है कि ये सारे इकट्ठे हो जाएं और इस एम्पायर को जब वो चैलेंज करें। तो ये होने जा रहा है, लेकिन ये आसान नहीं होगा। ये बहुत बड़ी जंगों से मामला जब होकर गुजरेगा। इसी बात की तरफ प्यूटन जब इशारा कर रहे हैं। तो यहां पर इजराइल जो सोच रहा है कि उसको ये अचीव होने वाला नहीं है। यानी ईरान अकेला नहीं है, ईरान के साथ पूरा ग्लोबल साउथ खड़ा है और पूरा ब्रिक्स खड़ा हुआ है, क्योंकि वो खुद इस बात को कह रहे हैं कि एक एक को वो निशाना बनाने के लिए आएंगे। तो वो इस तरह से एक एक को निशाना बनने नहीं देंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, राब्ता हुआ है, फ्रांस के जो फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने कॉल की है। और चूंकि फ्रांस में कल 2 बड़े इवेंट हुए हैं, एक तो वांग ही वहां पर पहुंचे और उन्होंने खुलकर ईरान की सपोर्ट की और अमेरिका को कंडेम किया और कहा कि ये जो इसने बॉम्बिंग की है, ये इसको हम किसी तौर पर इंडोर्स नहीं करते और ये बहुत बुरी मिसाल उसने कायम की है। अमेरिका के खिलाफ खुलकर उन्होंने बात की। और फिर मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर पहुंचे, जिन्होंने खुलकर ईरान की सपोर्ट कर, उन्होंने कहा कि जो ईरान बात कर रहा है हम उसकी सपोर्ट करते हैं और उन्होंने कमिटमेंट दी है। तो फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर की आज ईरान को कॉल हुई है। और आप देखें कि तो यूरोप के अंदर, फ्रांस के अंदर ये मल्टीलेटरल वर्ल्ड इस्तेमाल हुए हैं। यानी जो ब्रिक्स अल्फाज इस्तेमाल कर रही है, जो चाइना इस्तेमाल कर रहा है, तो उसमें ये अल्फाज इस्तेमाल हुए मल्टीलेटरल वर्ल्ड, यानी यूनिलेटरल नहीं, मल्टीलेटरल वर्ल्ड। अच्छा, अब इसी दरमियान इजरायली मीडिया ने बताया है कि जो उनका साइंटिफिक सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है विजमैन, इसको जो ईरानी मिसाइल, इसके ऊपर सेंसरशिप लगी हुई थी। आज इसकी रिपोर्ट जारी हुई। इसमें 112 बिल्डिंग्स को ईरानियन मिसाइल्स ने हिट किया। यह वो इंस्टीट्यूशन है जो इजराइल के कायम होने से पहले बन गया था और इससे 4 नोबेल प्राइज जो इन्होंने विन किए हैं। 4 नोबेल प्राइज मिले हैं यहां के साइंसदानों को। और इजराइल की जो सारी रिसर्च है, इजराइल की जो सारी टेक्नोलॉजी है, वो सारी इस इंस्टीट्यूशन के ऊपर खड़ी हुई है। इसकी 112 बिल्डिंग्स को हिट किया गया है और 65 बिल्डिंग्स वो हैं जो साइंटिफिक रिसर्च और सर्विसेज के हवाले से वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई हैं।
ये ह्यूज नंबर्स है, यानी उनके कंट्री का सबसे जो बड़ा इंस्टीट्यूशन है जिसकी 112 बिल्डिंग्स ईरानी मिसाइल्स ने हिट की हैं, जो उनके साइंसदानों को निशाना बनाया गया था। तो ये एक और सबूत है कि इजराइल फिर सीज फायर की तरफ क्यों भागा है, और ये एक और सबूत है कि अगर ईरान के ऊपर हमला किया गया तो ईरान का इनका क्या जो वो हशर नशर कर सकता है। अब अगली बड़ी बात यह है कि ये रिपोर्ट किया जा रहा है, इजरायली मीडिया ने रिपोर्ट किया कि कुछ देर पहले एक इजरायली फौजी ने अपनी जान ली है, और 3-4 दिन पहले उसने ये किया और उसकी बॉडी अपार्टमेंट में पड़ी रही, किसी को पता ही नहीं था, और फिर जब उससे स्मेल आई तो पता चला कि उसने जो है ना अपनी जान ले ली है। तो बताया जा रहा है कि दर्जनों के हिसाब से इजरायली फौजी अपनी जानें ले रहे हैं। ये ह्यूज वाकयात हैं, और ये जो फौजी है इसके बारे में बताया गया है कि इसकी ड्यूटी क्या थी। इसकी ड्यूटी यह थी कि गजा और लेबनान में जब हिजबुल्लाह के साथ जंग हो रही थी तो वहां से जो बॉडीज हैं सोल्जर्स की, उनको ट्रांसफर करना इसकी ड्यूटी थी। तो ये कई महीने उस ड्यूटी पर रहा है, और वो सारे वाकयात देखकर इसने अब अपनी जान ले ली है। बताया जा रहा है कि पिछले महीनों में 43 इजरायली फौजी जिन्होंने अपनी जानें ली हैं, और पायलट्स अलग से हैं। 43 इजरायली सोल्जर्स, ये इतने बड़े नंबर्स हैं। अब आप मुझे बताइए कि ये इजरायली जो है वो अपनी जानें क्यों ले रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है ना कि भाई इजरायली अपनी जानें क्यों ले रहे हैं। तो ये वो असल सबूत है कि इजराइल का एक्चुअल अंजाम क्या होने जा रहा है। देखें, एक होती है निदामत, और कोई भी कौम चाहे वो जितनी मर्जी ताकतवर हो, वो जितनी मर्जी जालिम हो, जब वो इस तरह के मामलात करना शुरू हो जाती है ना, औरतों और बच्चों को डेलिबरेटली मारना शुरू हो जाती है। एक होता है जंगे करना, एक होता है ये जो इन्होंने किया है, वो कौम सर्वाइव नहीं कर सकती, ये एक तारीख है। और फिर होता है मिसाल के तौर पर कोई बड़ा ताकतवर मुल्क है, ये तो माइनॉरिटी में है और एक ऐसे रीजन में है जो इसको कॉलोनी समझता है, इनको एक एग्जैक्ट और सही मुल्क भी इनको कंसीडर नहीं किया जाता, और ये माइनॉरिटी के अंदर है। जो मेजॉरिटी के अंदर है उनके साथ ये कर रहे हैं, उनके साथ जंग नहीं लड़ रहे, उनके औरतों और बच्चों को मार रहे हैं। तो ये कोई इन्होंने अकलमंदी का काम किया है, ये कोई इन्होंने अपने लिए सिक्योरिटी यहां पर खरीदी है, ये सिर्फ इन्होंने तकब्बुर किया है, ये सिर्फ इन्होंने अना की है, और ये सिर्फ इन्होंने गुनाह किया है, इससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, और इनको अंदाजा होगा। मुझे बताइए, उनकी फौज है वो अपनी जानें खुद ले रही है। और अभी खबर यह है, इजरायली मीडिया साथ ये बता रहा है कि जो इजरायली आर्मी है वो उसकी यानी जो लीडरशिप है वो अलाउ नहीं कर रही कि ये जो फौजी जो अपनी जानें ले रहे हैं इनको मिलिट्री सेरेमनी में दफनाया जाए। ये हर फौजी जो मर रहा है गजा में उसको एक सेरेमनी के साथ दफनाया जाता है, तो इनको नहीं दफनाया जा रहा ताकि मोराल और ज्यादा डाउन ना हो, बल्कि इस खबर को जब छुपाया जा रहा है। लेकिन बहरहाल वो चीजें तो सामने आ रही हैं। 43, और इजरायली मीडिया के मुताबिक इससे भी ज्यादा नंबर जो वो हो सकते हैं। तो ये इजरायली फौज का एक्चुअल मोराल है। फिर खबर यह है कि नेतन्याहू और जो इजरायली आर्मी चीफ है उसके दरमियान जो फड्डा है वो और ज्यादा बढ़ गया है, एस्केलेट कर गया है। इजरायली मीडिया, एस्केलेशन ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन नेतन्याहू एंड चीफ ऑफ स्टाफ। और उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये जो नेतन्याहू ने अनाउंस किया है कि वो जंगबंदी नहीं करेगा, उस पर फड्डा बढ़ा है। एक वजह यह है क्योंकि आर्मी हिली हुई है पूरी तरह से, और कोई फौजी छोड़कर जा रहे हैं, कोई तनकीद कर रहे हैं, कोई अपनी जानें ले रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। तो उनको पता है कि फौज एक लंबी जंग नहीं लड़ सकती, वो एग्जॉस्ट हो चुकी है। लेकिन एक पर्दा सा उन्होंने रखने की कोशिश की हुई है कि नहीं हम तो मुनज़्ज़म हैं और कायम है, फलां है, लेकिन उनको पता है, इसलिए आर्मी जंगबंदी की बात कर रही है। लेकिन नेतन्याहू कह रहा है कि नहीं, वो तो जंग जारी रखेगा, जिसको बिल क्लिंटन ने कहा कि ये पॉलिटिकल पर्पस के लिए है, और इसराइल के अंदर भी ये बात हो रही है। एक तो वजह यह है। दूसरी वजह यह है कि जो हरीदी हैं, इनके अंदर एक तबका है जिनको हरीदी या अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स कहा जाता है। वो जो एक रिवायती लिबास पहने आपको नजर आते हैं, बड़े बड़े बाल, ठीक है ना, हैट पहने वो आपको नजर आते हैं। तो हरीदी जो हैं वो कंस्क्रिप्शन लॉ उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता। कंस्क्रिप्शन लॉ ये है कि हर इजरायली जब वो फौज में जाकर रिक्रूट होता है और ट्रेनिंग हासिल करता है, जरूरी नहीं कि फौज में रहे, ट्रेनिंग होती है ताकि जंग में वो इस्तेमाल उसको किया जा सके। जो हरीदी तबका है सिर्फ ये इससे इस्तशना है कि ये ट्रेनिंग नहीं करता, और उसकी वजह क्या है, रिलीजियस वजह है। ये कहते हैं कि हमारा काम सिर्फ रिलीजियस स्कूल्स में जाना है और तोरा पढ़ना और ये सारा है, ठीक है। तो इजराइल को कभी इससे पहले जरूरत पेश नहीं आई। अब चूंकि इनकी फौज तितर बितर हो गई है तो अब इनको बहुत ज्यादा फौज की जरूरत है। तो बाकी तो ऑलरेडी सारे फौज में हैं, तो हरीदी नहीं है जो बहुत बड़ी तादाद में है। तो अब फौज कह रही है कि हरीदी को भर्ती करो, और ऑपोजिशन भी कह रही है। अच्छा, नेतन्याहू इनको भर्ती इसलिए नहीं करने दे रहा क्योंकि हरीदी पार्टी जो है वो नेतन्याहू की गवर्नमेंट में है। अगर वो निकल जाए तो नेतन्याहू की गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो उन्होंने वो कहा हुआ है कि अगर ये लॉ आगे बढ़ा तो हम तुम्हारी गवर्नमेंट गिरा देंगे। जो ईरान जंग से पहले एक डिस्प्यूट हुआ था वो यही डिस्प्यूट था। अब हुआ क्या है कि इजरायली आर्मी ने नेतन्याहू से पूछे बगैर हरीदी उनको जो है वो बुला लिया है 54,000 हरीदीज को कि आओ और फौज में भर्ती होना है इसी महीने। और इस वजह से वो एस्केलेट हुआ है क्योंकि नेतन्याहू की गवर्नमेंट खतरे में है और आर्मी को बंदे चाहिए।
तो बताया जा रहा है कि कुछ घंटे नेतन्याहू की फ्लाइट जो है ना, जो डिपार्चर है वाशिंगटन के लिए, वो लेट भी हुआ है इसी वजह से, इस डिस्प्यूट की वजह से। तो ये एक उनके अंदर डिवीजन है। अब उनके पास क्या रास्ता है, यानी आर्मी ने बुला लिया है, नेतन्याहू ये होने नहीं दे सकता, और हरीदी कभी भी फौज में भर्ती नहीं होंगे। उसकी वजह क्या, उसकी वजह रिलीजियस है। एक होता है ना कोई और इशू है, वो भाई उनका तो सारा रिलीजन ही इस बात के ऊपर खड़ा हुआ ना, वो तो इसको कभी कबूल करेंगे ही नहीं। तो वो एक अंदरूनी जो इनके डिवीजन है, जो एक अंदरूनी खाना जंगी है, तो वो और ज्यादा बढ़ेगी। तो बात यह है कि दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, और ऐसी नेशंस जो ये सारा कुछ कर रही हैं और अपनी फौज को एग्जॉस्ट कर रही हैं, और अपनी, अब देखिए ना जहां पर ये जा रहे हैं दुनिया में, इनको क्या वेलकम दिया जा रहा है। तो बहरहाल एक वक्त आएगा आने वाले दिनों में, महीनों में, हफ्तों में, कि ये जुल्म के बादल छटेंगे, और फिर जालिमों का मुहासबा भी होगा, और फिर वो निदामत भी होगी, और फिर आने वाली डेकेड्स और सेंचुरीज तक ये जो है वो याद रखा जाएगा। और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने 2 इजरायली फौजियों को नजीर निशाना बना दिया है। वहां से नॉन स्टॉप इनके फौजियों की हलाकतें जारी हैं, एक एक फौजी का मरना बहुत बड़ी बात है, और 2 मजीद फौजी जो है वो वहां पर मारे गए हैं, अभी फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने हिट किए हैं। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है, और मैंने एक मंजरनामा आपके सामने खींचा है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात एक और है कि जो ब्रिटिश मैरीटाइम है, ब्रिटिश मैरीटाइम, वो ये कहते हैं कि जिस जहाज को भी निशाना बनाया गया है, स्मॉल बोट्स ने आकर हिट किया है, वो कहते हैं कि जो हिट किया गया है वो उस क्राइटेरिया पर पूरा उतरता था जो यमन ने सेट कर रखा है कि हम इन जहाजों को निशाना बनाएंगे। यानी वो काइंड ऑफ इंडोर्स कर रहे हैं कि यमन ने अपनी बात के मुताबिक ही हिट किया है, उससे हटकर किसी जहाज को निशाना नहीं बनाया। यानी यमन ये कह रखा है कि जो भी इजराइल का सामान लेकर जाएगा उसको सिर्फ हम हिट करेंगे। तो ब्रिटिश जो मैरीटाइम है वो ये स्टेटमेंट जारी कर रहा है कि यमन ने एक तरह से अपने क्राइटेरिया के मुताबिक ही हमला किया है, ये जहाज इजराइल के लिए जा रहा था। तो ये हालात भी आ गए, और बरतानिया अपनी यहां से नेवी भी निकाल रहा है। ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया आपने। राज लगा करें, इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।